नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके आऊँ नई वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को हमारी तरफ से नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं 2022 आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, काफ़ी स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हमें देखने को मिले। और आप जानते हैं इस टाइम पे उड़ीसा और राजस्थान में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होने वाला है, तो तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करते हैं बच्चों की। तो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो 2022 की पहली वीडियो है, तो एक लाइक तो आपकी तरफ से बनता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका संदर्भ एस्थेनिक बॉडी टाइप से है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द एस्थेनिक बॉडी टाइप? तो क्रैचमर के ये बॉडी टाइप्स में से एस्थेनिक जो था उसका संदर्भ किससे है? तो लीन शैलो चेस्टेड या पतला छिजले छाती वाला। ठीक है, तो आपके सामने मैंने चार्ट रख दिया है। 3 क्लासिफिकेशन दिए थे क्रैचमर ने, पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक। पिकनिक जो मोटे होते हैं, हाइट में थोड़े छोटे होते हैं। एथलेटिक जो बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, मतलब कि उनकी मसल्स और बॉडी एकदम कंपोजिशन एकदम फिट होता है, एक जो खिलाड़ी का होना चाहिए। एस्थेनिक होते हैं, पतले होते हैं, दुबले होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं और लीन होते हैं। मसल्स कम होती हैं, हड्डियां तो नॉर्मली जितनी सब में होती हैं उतनी होती हैं, लेकिन हड्डियां ज़्यादा दिखती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा होगा। और आज की वीडियो में क्वेश्चंस का जो स्तर है वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड रखा गया है, क्योंकि 2022 में कंपटीशन भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। और आप सभी स्टूडेंट्स में से जो बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो उड़ीसा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे राजस्थान के, चाहे केवीएस और एनवीएस, इनमें से भी, तो वो जुड़ सकते हैं दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2019 में समर यूनिवर्साइड नेपोली इटली में आयोजित डैश 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इन जुलाई 2019 डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन एवर टू विन गोल्ड इन द 100 मीटर रेस एट द 2019 समर यूनिवर्साइड हेल्ड एट नेपोली। तो ये क्या कह रहा है कि भाई ये एक समर गेम्स हुए थे, समर यूनिवर्साइड 2019 के पूरे वर्ल्ड के, तो उसमें कौन भारत की तरफ से किसने 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता? तो आपको पता है दूती चंद ने जीता है। काफी फेमस मेडल रहा है, ऐतिहासिक मेडल रहा है हमारे लिए। इसमें टाइमिंग क्या रहेगी? तो उनकी जो टाइमिंग थी तो 11 सेकेंड पॉइंट 32 सेकेंड। ठीक है, तो ये इनकी टाइमिंग रही थी। हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, क्योंकि लेटेस्ट कुछ पेपर्स में हिमा दास जी की टाइमिंग भी पूछी गई थी, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हिमा दास, ये दूती चंद जी की फोटो आप सभी के सामने है। 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में इनका सिल्वर मेडल है। बात करें इनके नेशनल रिकॉर्ड की, तो नेशनल रिकॉर्ड कितना है इनका? तो 11.17 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ये पूछा जाता है कभी कभार, तो आपको थोड़ा आसपास पता होना चाहिए कि 11.32 या 17 ऐसे, कि भाई यूनिवर्सिटी जो गेम्स थे उसमें 11.32 था, नेशनल रिकॉर्ड 11.17 है। इसके बाद बात करें, पहला ऑप्शन यहाँ पे हिमा दास जी। तो हिमा दास जी आपको पता है असम से हैं और डीएसपी की पोस्ट पे इस टाइम पे ये वर्किंग है। इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। फोटो आप सभी के सामने लगा दी है मैंने। तो इनके बारे में क्या है कि 400 मीटर का इस टाइम पे इनका करंट में नेशनल रिकॉर्ड है। तो नेशनल एनआर कितना है इनका? तो 50.79 सेकेंड। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी शायद लास्ट ईयर जो केवीएस एग्जाम्स हुए थे अभी पिछले से पिछले साल, उसमें ये पूछा गया था। इसके बाद रानी रामपाल जी को कौन नहीं जानता है? रानी रामपाल जी इस टाइम पे वुमेन्स हॉकी टीम के कप्तान रह रही हैं। और डी ऑप्शन हीना संधू। तो हीना संधू जी के बारे में बताना चाहूँ तो 2014 में ये पहली इंडियन पिस्टल शूटर थी जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग को हासिल कर लिया था। और रानी रामपाल जी के बारे में 2020 में आपको पता है पद्मश्री इनको मिला है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में काफी बातें करी। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉन रोसेनज़ोल्फ का आरंभ करने का श्रेय जाता है। जॉन रोसेनज़ोल्फ इंट्रोड्यूस होल्ड्स द क्रेडिट टू। क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन रोसेनज़ोल्फ जो इंसान है इनको किसका श्रेय जाता है इनमें से? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही बताया आपने, यूथ ओलंपिक गेम्स। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा।
ठीक है। यूथ ओलंपिक गेम्स का श्रेय इन्हें जाता है, इनिशिएटर हैं ये, इन्होंने ही आइडिया दिया था, ठीक है। बात करें यहाँ पे ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स, नाम चेंज हो चुका है थोड़ा सा, तो डरे ना, ये स्पेशल ओलंपिक्स ही है जो हम नॉर्मली पढ़ते आए हैं अभी तक। तो इनके बारे में आपको पता होगा कि यूनेस कैनेडी ने ये शुरू किया था, एक महिला हैं यूनेस कैनेडी, ठीक है। यूनेस कैनेडी, फोटो आप सभी के सामने लगा दी है। इन्होंने ये स्पेशल ओलंपिक्स शुरू करे थे, और पहले कब हुए थे, तो 1968 में पहले स्पेशल गेम्स शुरू हुए थे। कहाँ से हुए थे पूछा जाए तो शिकागो से हुए थे, ठीक है। आगे बात करें सेकंड ऑप्शन की थी डीफ ओलंपिक गेम्स, तो डीफ ओलंपिक गेम्स ओलंपिक्स का ही एक भाग है, और ये भी काफ़ी लंबे चलते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहली बार 1924 पेरिस में ये हुए थे, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और एक बात और बताना चाहूँ यहाँ पे मैं आपको, तो कि यूथ ओलंपिक्स के बारे में, क्योंकि यूथ ओलंपिक्स की कुछ चीज़ें हैं, तो समर ओलंपिक्स के बारे में आप पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें जो भाग लेते हैं वो 14 साल से 18 साल के बच्चे, मतलब खिलाड़ी भाग लेते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन चल रहा है ये मार्केट में। और समर यूथ ओलंपिक्स की बात करें तो 2010 से शुरू हुए थे ये हमारे सिंगापुर से, ठीक है। और इसके अलावा 2012 में हमारे विंटर, यहाँ पे मैं समर लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा ये विंटर है डब्लू वाला, ये समर वाला है एस। तो विंटर वाले कहाँ से शुरू हुए थे, तो इंसब्रुक से, ठीक है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। डी ऑप्शन और बता देते हैं, पैरालंपिक गेम्स, तो पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत आपको पता है किन्होंने करी थी, लुडविग गटमैन ने। किन्होंने, लुडविग LUDVIG, लुडविग गटमैन, ठीक है। क्योंकि सबके बारे में रिवाइज भी हो जाएगा, जिनको पता है और जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। रोम में पहली बार ये हुए थे 1960 में, 1960 में ये पहली बार हुए थे। समर वाले हुए थे 1960 में। विंटर की बात करूं तो स्वीडन में 1976 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अगला फीबा विश्व कप कहाँ होने जा रहा है, वेयर इज द नेक्स्ट फीबा वर्ल्ड कप गोइंग टू हैपन। तो इतने सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत बताया है कि उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पे पूछा गया है फीबा, ठीक है। बच्चों ने सोच लिया था कि ये क्या है, कि ये है फीफा, तो फीफा नहीं है, ये फीबा की बात हुई है, मतलब कि बास्केटबॉल की बात हुई है, ना कि फीफा की। फीफा हमारा फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या था इसका, तो फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, ठीक है। फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया इसको कराएंगे, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। और ए ऑप्शन जो बच्चों ने बताया था ये फीफा का था। किसका था, फीफा का था। कनाडा, मैक्सिको और आपका USA। और ये कब होने जा रहा है यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप, 2026 में होगा, ठीक है। तो याद रखें इसको। बर्मिंघम में आपको पता है हमारे 2022 के वर्ल्ड गेम्स होने जा रहे हैं, 2022 के वर्ल्ड गेम्स। इसके अलावा गंगवाऊ साउथ कोरिया, तो गंगवाऊ साउथ कोरिया इस टाइम पे आपको याद रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि 2024 के विंटर यूथ ओलंपिक्स जो होने जा रहे हैं वो यहीं होने जा रहे हैं, विंटर यूथ ओलंपिक्स, ठीक है। डाटा काफी ज्यादा है, आप नोट करते चलेंगे तो आपको आगे काफी हेल्प रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन, 1934 में कौन सा परीक्षण विकसित किया गया, विच टेस्ट वाज डेवलप्ड इन 1934। तो कौन सा किया गया था दोस्तों, तो एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ए ऑप्शन एफर्ट बास्केटबॉल टेस्ट, आपको पता है 1984 में किया गया था। और साई का बास्केटबॉल टेस्ट आपको पता है 1992 में किया गया था। जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट आपका 1934 में, मतलब कि आंसर तो हो जाता है आपका ये यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो बचा है आपका नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट, ये कब हुआ था, तो ये 1937 में। तो मैंने ये बास्केटबॉल के चार टेस्ट आपके सामने एक तरीके से उनके ईयर बता दिए हैं। तो पेपर में कोई भी आया तो अब इसमें से गलत मत करिएगा आप लोग। चलते हैं नीचे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिफिलिस इनमें से किसके कारण होता है, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो ट्रेपोनीमा पैलिडम की एक कारण होता है। ट्रेपोनीमा पैलिडम क्या है? तो एक बैक्टीरिया है, याद रखें। तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सिफिलिस किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, तो क्या बताएंगे? बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। टोगा वायरस से क्या होता है? तो हमें रूबेला होता है। टोगा वायरस से हमें क्या होता है? तो रूबेला होता है। यर्सीनिया पेस्टिस, इससे क्या होता है? हमें प्लेग होता है। प्लेग जो कि एक बैक्टीरिया के कारण ही होता है। इसके अलावा सी ऑप्शन बचता है यहाँ पे, ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो इसके नाम में ही आप देखेंगे कि निमोनी दे रखा है, मतलब कि निमोनिया आपका ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, इसी के कारण होता है। और निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। तो एक शॉर्ट में यहां पे आपको बात बताना चाहूं तो एक सेकेंड, नीचे के तीनों जो मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया से होते हैं, बैक्टीरियल डिसीज हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। बस एक ऊपर का टोगा वायरस जिससे रूबेला होता है, ये एक वायरस होता है जिससे रूबेला होता है, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। पेशीय रेशो के प्रत्येक बंडल को क्या कहते हैं? ईच बंडल ऑफ मसल फाइबर्स इज नोन एज। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका फेसिकुलस। अगर एक की बात करी जाए तो फेसिकुलस कहते हैं, और बहुत सारे फेसिकल्स एक साथ हम बात करें तो फेसिकल्स कहते हैं। आपके सामने एक फोटो दिखाई देगी आप सभी को, मसल्स आपको दिखेगी, एक मसल जिसके सामने लिखा है मसल बेली, ठीक है। इसमें आप देखेंगे पीले पीले जो सिलेंडर टाइप के हैं, ये आपके फेसिकल कहलाते हैं, ठीक है। और इनकी जो बाहरी लेयर होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं पेरीमाइसियम के नीचे ही लिखा है कि जो फेसिकल्स के ये फेसिकल जो होता है जिसमें मसल फाइबर्स होती हैं, उसकी आउटर लेयर पेरीमाइसियम होती है। मसल, अगर सिर्फ मसल की आउटर लेयर पूछी जाए तो एपीमाइसियम होती है। और अगर फेसिकल्स के अंदर जो मसल फाइबर्स होते हैं, जो आप देख सकते हैं पीले कलर का, वो मसल फाइबर को एंडोमाइसियम घेरती है, एंडोमाइसियम ढकती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पे क्योंकि ये इतना आसान नहीं है समझना। तो फोटो में आप चाहे तो खुद भी देख के इसे समझ सकते हैं, ठीक है। वरना हम आगे नॉर्मली हर वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन लेके आते रहते हैं, तो कोई ऐसे वरी वाली बात नहीं है। सार्कोलेमा क्या है? अगर मसल्स के सेल मेम्ब्रेन की बात करी जाए, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन किसका? मसल का, ठीक है, याद रखिएगा। माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं दोस्तों? तो मायोफाइब्रिल के अंदर होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, जो आपके एक्टिन और मायोसिन होते हैं। मायोसिन ज्यादा होते हैं, एक्टिन कम होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में डैश है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश देन ऑक्सीजन। तो ये क्या पूछ रहा है दोस्तों कि भाई अधिक है, कम है, कितनी है, इनको ये जानना है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों कि ज्यादा होती है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी आ सकता था और कि कितनी ज्यादा होती है। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों कि 20 से 25 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। तो घुलनशीलता तो ज्यादा है ही, साथ में 20 से 25% ज्यादा है, ठीक है। चलते हैं नीचे अगले क्वेश्चन पे। और होमवर्क का आज आंसर जरूर दें, काफी मेहनत से होमवर्क बनाया है, अच्छे क्वेश्चन हैं, काफी थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे। 9th क्वेश्चन, मेलबर्न में आयोजित 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है? हु विन गोल्ड मेडल इन डिस्कस थ्रो इन 1956 समर ओलंपिक्स हेल्ड इन मेलबर्न, ठीक है। तो कौन है वो महान खिलाड़ी? सही बताया, अल अर्टर हैं, ठीक। कौन है? अल अर्टर। और ये सिर्फ इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि इन्होंने 1956 के समर ओलंपिक्स में डिस्कस थ्रो में गोल्ड जीता। इनको क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने 1956 में तो जीता ही गोल्ड, साथ में 1960 में जीता, 1960 में तो जीता ही, 1964 में जीता, फिर 1968 में जीता, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने लाइन लगा दी थी गोल्ड मेडल्स की। आपको पता है 1956 मेलबोर्न में हुए, 60 आपके रोम में हुए, 64 टोक्यो में हुए, 1968 के मेक्सिको में हुए। तो पहले खिलाड़ी थे ये जिन्होंने 4 ओलंपिक्स में, लगातार 4 ओलंपिक्स में इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। कौन थे ये? पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने सेम इंडिविजुअल इवेंट में 4 लगातार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। गेम इनका डिस्कस थ्रो था। इनके बाद आपको पता होगा कार्ल लुइस,
मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको मैंने अल अल्टर की फ़ोटो नहीं दिखाई, तो फ़ोटो आपके सामने है, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कार्ल लुईस जी की, तो कार्ल लुईस जी की फ़ोटो भी आपके सामने है। अब इनकी याद यहाँ पे कैसे आई इस क्वेश्चन में, तो इनकी याद कुछ ऐसे आई कि लॉन्ग जंप में इनकी भी 4 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स हैं, ठीक है। लॉन्ग जंप में इनकी भी 4 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल हैं। 84 में था, समझ जाना आप, 1984 में, 1988 में, 1992 में, 1992 में और 1994 में, ठीक है। सॉरी 1996 में, यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि 4 साल का डिफरेंस रहता है हमारा समर ओलंपिक्स में, ठीक है। चलते हैं नीचे। आई विश ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। 10वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम वर्ष डैश में शुरू किया गया। द नेशनल मलेरिया इरेडिकेटिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर, ठीक है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम होगा तो 1953 आंसर होगा, और नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम होगा तो 1958 होगा। तो ठीक है, करेक्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इसे। 11th क्वेश्चन, घावों के 2 बड़े खतरे हैं। द 2 ग्रेट डेंजर्स ऑफ वाउंड्स आर। तो 2 बड़े खतरे घावों के आपको पता हैं कि घावों के खतरे क्या होते हैं। एक तो ब्लीडिंग, कि भाई खून रुकता नहीं है, कभी कभार बड़ी दिक्कत हो जाती है, और एक इन्फेक्शन उससे भी बड़ा खतरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसने बहुत अधिक मात्रा में रक्त खो दिया है, उसकी त्वचा का रंग बहुत पीला है और वह भ्रमित है। आपको क्या कारण होने का संदेह है, कि उसे सीजर है, स्ट्रोक है, उसका शुगर लो हो गया है, या उसका शॉक लगा है उसे। You come upon a person who has lost a significant amount of blood and has a very pale skin color and is confused. What do you suspect the cause to be? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, सीजर जो होता है इसका मतलब मिर्गी होता है। जो आपको पता होगा, बोलते रहते हैं ना, मिर्गी आ गई, अचानक झटके आने लग जाते हैं, तो वो मिर्गी का मतलब आपको इंग्लिश में सीजर होता है। स्ट्रोक जो होता है, तो अगर आपके ब्रेन में जो रक्त का प्रवाह है वो कम होने लग जाए, ब्रेन में रक्त ना पहुंचने लग जाए, तो स्ट्रोक आता है। और शॉक कब आता है, जब आपकी बॉडी में ही रक्त का प्रवाह कम होने लग जाए, तब शॉक होता है। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली बॉडी की बात करी गई है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं करी गई है कि यहाँ पे हमें ब्रेन की बात करी गई है स्पेशली, तो आंसर शॉक रहेगा। 13th क्वेश्चन, सभी खेलों के लिए साई कौशल परीक्षण का गठन कब किया गया था? When was साई स्किल टेस्ट ऑफ ऑल गेम्स फॉर्म्ड? तो साई ने एक ही साल में सारे गेम्स का स्किल टेस्ट बना दिया था। कब बनाया था? 1992 में बनाया था। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, साई का बास्केटबॉल टेस्ट भी 1992 में आया था, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और 2022 में और भी अच्छे से मेहनत करके आपके सभी के सामने वीडियोस लाते रहें। 14th क्वेश्चन, एम्फाइसीमा इज मार्क्ड बाय। तो एम्फाइसीमा होता क्या है और कैसे पता चलेगा कि भाई इस बंदे को या इस जो भी महिला है इनको एम्फाइसीमा है, ठीक है। तो एम्फाइसीमा एक आपकी लंग्स की डिसीज है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये किससे रिलेट करती है, तो लंग्स से रिलेट करती है। और ये होती किन्हें है सबसे ज़्यादा, तो जो स्मोकिंग करते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा ये होती है। और ये एक बार हो जाती है तो इसको रिवर्स करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी एल्वियोरल वॉल्स हैं, ठीक है, जो हमारी वायुकोशीय दीवारों की क्षति होती है इसमें, ठीक है। फोटो में आप देख सकते हैं नॉर्मल जो एल्वियोली होती है वो कैसी होती है, और जो एल्वियोली एम्फाइसीमा से ग्रसित होती है वो कैसी होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15वां क्वेश्चन हमारा। और अब आते हैं थोड़े 2-3 और भी बेहतरीन क्वेश्चन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए स्प्रिंगफील्ड कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में विकसित किए गए 2 अंतर्राष्ट्रीय खेलों, तब केवल जिन्हें हम मनोरंजन खेल कहते थे, उनकी पहचान करें। मैसाचुसेट्स यूएसए 19वीं सदी के अंत में, ठीक है। तो कौन से वो 2 खेल हैं जो बेसिकली स्प्रिंगफील्ड कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में विकसित किए गए थे? तो आप देखें ऑप्शंस को एक बार वीडियो को रोक के, जब तक मैं इंग्लिश का बताता हूं यहाँ पे। यूजिंग द कोड गिवन बिलो,
Identify the two international sports, then only recreational games were developed at Springfield College of Physical Education, Massachusetts, USA at the tail end of the 19th century. तो कौन से वो दो खेल थे जिन्हें स्प्रिंगफील्ड कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 19वीं सदी के लास्ट में बनाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे। हिंदी में भी बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। मतलब कि क्या, एक तो वॉलीबॉल और दूसरा कौन सा, बास्केटबॉल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस तरीके की बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। 16th क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोचिंग योजना किसके नियंत्रण में कार्य करती है? द नेशनल कोचिंग स्कीम फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ दी। तो जिन्हें नहीं पता है कि नेशनल कोचिंग स्कीम आखिर है क्या, मैं उन्हें थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे। तो आपको पता होगा राजकुमारी अमृत कौर स्कीम आई थी। कब आई थी तो आप बताएंगे 1953 में आई थी सर। तो 1953 के बाद 1961 में जिस टाइम NIS बना, उस टाइम पे इस स्कीम में जितने भी कोचेज थे उन कोचेज को NIS भेज दिया गया और उन्हें बोल दिया गया कि अब आपको यहीं पे कार्य करना है NIS के साथ मिलके। ठीक है, कि अब आप NIS के अंडर हैं। और जिस टाइम पे NIS भी साई के अंडर आ गया तो इस कोचिंग स्कीम को भी साई के अंडर दे दिया गया। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पूछा जाए कि या तो सीधा ये भी आ सकता था यहाँ पे कि राजकुमारी अमृत कौर स्कीम आज जो काम कर रही है वो किसके अंडर है, तो आप क्या बताएंगे? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, भारतीय खेल प्राधिकरण जो 1984 में बना था। ठीक है, 25 जनवरी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन। फिर आज आपका होमवर्क देखते हैं आप लोग कैसा पेश करते हैं अपना होमवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 1839 में न्यूयॉर्क में एबनर डबलडे द्वारा द इंग्लिश राउंडर्स से विकसित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग गेम वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द इंग्लिश राउंडर्स बाय एबनर डबलडे इन न्यूयॉर्क इन 1839? तो कौन सा गेम है, आप सभी को पता होना चाहिए कि द इंग्लिश राउंडर्स से कौन सा गेम बन के आया है। तो सही बताया, बेसबॉल बन के आया है। डी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आज के होमवर्क पे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों को सोचा है थोड़ा घुमाने का, देखते हैं कौन कौन से बच्चे घूमते हैं और कौन कौन से बच्चे नहीं घूमते हैं। तो 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया 1960 या 1955, एशियन खो खो फेडरेशन 1985 या 87, पोल टू फर्स्ट स्क्वायर जो होता है खो खो कोर्ट में हमारा वो 2.45 मीटर होता है या 2.55 मीटर होता है। इसी तरीके से इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ऑप्शंस नीचे दोनों हिंदी इंग्लिश के दोनों के नीचे दे रखे हैं ताकि आप अच्छे से देख सकें। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपके सामने है। मैं जब तक 19th क्वेश्चन पढ़ाता हूं। अब 19th क्वेश्चन, भाले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जेवलिन? तो कौन सा सत्य है आपको बताना है ये कि भाई भाले की लंबाई यहाँ पे वजन होना चाहिए था, माफ कीजिएगा, कि भाले का वजन 800 ग्राम होता है या 900 ग्राम होता है। जो पकड़ होती है, जो ग्रिप होती है, वो कितनी होती है दोनों में से? जो त्रिज्य खंड होता है, जो कोण होता है त्रिज्य खंड का, तो वो कितना होता है? तो आप बताइएगा ऑप्शंस में से कौन सा सही है। KVS में इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे पिछले से पिछले साल और DSSB में भी। खैर हम तो हमेशा से ही ऐसे क्वेश्चन कराते आए हैं। 20th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है। ऑप्शंस इसका भी मैंने नीचे दे रखा है, तो पहले आप अच्छे से इसको एनालाइज करना कि बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम नागपुर में है या रांची में है, बाराबत्ती स्टेडियम कलकत्ता में है या कटक में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है या लखनऊ में है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2022 की पहली वीडियो है तो उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर आप अभी तक हमारी ऐप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप ऐप से जुड़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो का सजेशन आप सभी के सामने है जो आपको वीडियो देखनी चाहिए।